तो शोधन और परिष्करण में किस प्रकार से हो सकता है? शोधन और परिष्करण की अलग-अलग विधियां हैं जिनको हमने देखा था, शोधन और परिष्करण वाली। देखो, शोधन और परिष्करण हमारे पास 5 विधियां हैं इसकी, है ना। कौन कौन सी विधियां हो सकती हैं? जैसे यदि देखें इसमें, पहला नंबर यदि शोधन और परिष्करण में आसवन विधि है, तो आसवन विधि सिंपल विधि है, सबसे सरल विधि भी है आसवन विधि, ठीक है ना, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उसका शोधन या परिष्करण कर सकते हैं। दूसरा है द्रव गलन परिष्करण, वैद्युत अपघटनी शोधन, मंडल परिष्करण और वाष्प प्रवस्था परिष्करण, ठीक है ना। और लास्ट में है वर्ण लेखिकी या इसको क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है। ये 4-5 प्रकार के परिष्करण हैं जिनको हम पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास है, ये है पहला जो इसका ये है, वो है आसवन विधि द्वारा। तो आसवन विधि द्वारा मैंने कल भी बताया था आपको कि आसवन विधि क्या हो सकता है। तो आसवन विधि सिंपल है बेटा। आसवन विधि में क्या होगा, जो डिस्टिलेशन होता है या आसवन होता है, इसमें किस प्रकार से हो सकता है। आसवन विधि द्वारा जो हमारे पास क्या होगा, परिष्करण या शोधन होगा, ये कुछ तत्वों का होता है, ठीक है ना। और उनका होता है जिनका गलनांक क्वथनांक क्या होता है, कम होता है। जैसे इसको हम लिख सकते हैं, इस विधि का प्रयोग हम क्या करते हैं, इस विधि का प्रयोग, ठीक है ना, इस विधि का प्रयोग उन धातुओं के शोधन में, उन धातुओं धातुओं के शोधन में किया जाता है, के शोधन में किया जाता है, ठीक है ना, में किया जाता है, जिनका क्वथनांक कम होता है, जिनका क्वथनांक कम होता है, ठीक है ना, जिनका क्वथनांक क्या होगा, कम होगा, कम होता है। तो यहाँ हमें क्या करना है, उनका शोधन करना है इस विधि में, जिसमें क्या होगा, जिनका क्वथनांक कम होगा। जैसे सपोज दैट हमारे पास है जिंक, इनका क्वथनांक कम होगा, ठीक है ना, बिस्मिथ होगा, और Hg हो गया, और कैडमियम हो गया। ये सारे सारे ऐसे तत्व हैं जिनका क्वथनांक क्या होता है, कम होता है। तो इस क्वथनांक कम होने से क्या होगा, जब हम इसका आसवन करेंगे, तो आसवन में क्या होगा, ये भी ध्यान रखना आपको कि जो अशुद्ध धातु होती है वो क्या नहीं होंगी, वो वाष्पीकृत बहुत देर में होंगी या होंगी ही नहीं, है ना। तो इन धातुओं में जो अशुद्ध धातु है वाष्पीकृत करते हैं, तो कम क्वथनांक वाले, जैसे मान लीजिए हमने क्या किया है, इनका कम क्वथनांक, मान लीजिए इसमें हमने कोई चीज लिया, है ना, एक टेस्ट ट्यूब में, और इसको हमने क्या किया, यहाँ से एक परख नली से दूसरे उसमें जोड़ दिया, ठीक है। अब हुआ क्या कि हमने इसको गर्म किया। गर्म करने पर क्या होगा, इसमें से जो शुद्ध पदार्थ होगा, है ना, क्योंकि उनका क्वथनांक क्या है, कम है, इनका क्वथनांक क्या है, कम है, तो यहाँ पर हमने डाले हुए हैं अशुद्धियों के साथ, तो थोड़ा सा गर्म होगा तो ये क्या होंगे, वाष्पीकृत होकर के वाष्पीकृत हो जाएंगे, और वाष्पीकृत हो जाएंगे तो फिर यहाँ कंडेंसर लगा, यहाँ ठंडे होकर के यहाँ आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होंगे, वाष्पीकृत होंगे, और अशुद्धियां क्या होंगी, देर में वाष्पीकृत होंगी। तो इसलिए हम उतना गर्म करेंगे नहीं कि अशुद्धियां वाष्पीकृत हो जाए, या वाष्पीकृत हो सकता है पीछे रह जाती हैं, और अशुद्धियां यहीं रहेंगी और शुद्ध पदार्थ यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इस विधि से हम क्या करते हैं, इन पदार्थों को अलग कर सकते हैं। जिंक हो गया, बिस्मिथ हो गया, कैडमियम हो गया, और ये हो, ठीक है ना। तो इस टाइप से हम इनको अलग अलग कर सकते हैं। दूसरा है बेटा इसमें, यह है द्रव गलन परिष्करण। द्रव गलन परिष्करण है दूसरा मेथड इसका, द्रव गलन परिष्करण। ये बहुत सरल मेथड है ना। द्रव गलन परिष्करण हो गया। तो इसमें क्या होगा,
यदि हम द्रव गलन परिष्करण को देखें, द्रव गलन परिष्करण में क्या होगा, इसमें इसमें क्या होगा, शोधन तो किया जाता है लेकिन यहाँ पर कम गलनांक वाले पदार्थों का शोधन किया जाता है ना। ऐसे जो धातुएं होती हैं, ऐसी धातुओं का शोधन किया जाता है। हम ऐसे में लिख सकते हैं, ऐसी धातुओं का शोधन किया जाता है इस विधि में, है ना। आप चाहो तो ऐसी धातुओं का शोधन किया जाता है, ठीक है ना, जिसका क्या होगा, शोधन किया जाता है, जिनका गलनांक कम होगा, जिनका गलनांक कम होगा। यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं कि जिनका क्या होगा, गलनांक कम होगा। यदि इनका गलनांक कम है तो इस विधि में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, जिनका गलनांक कम हो। वहां क्वथनांक था, यहाँ क्या है, गलनांक है, ठीक है ना, जिस पर कोई द्रव हो जाता हो। तो इसमें सिंपल एक विधि है इस प्रकार से। और इन किस कौन कौन से हो सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में, ये हो सकता है बिस्मथ, टिन हो गया, पीबी हो गया और एचजी हो गया। ये सब इस विधि में इनका प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर क्या होगा, एक प्रकार की, यदि हम इस देखेंगे तो एक प्रकार से इस प्रकार से ढलवा भट्टी, परावर्तनी भट्टी, ठीक है ना, इस प्रकार से होगा। जैसे माना हमने कोई पदार्थ यहाँ रखा है, यहाँ गर्म हो रहा है बहुत, यहाँ गर्म, हम उस अशुद्ध पदार्थ को इसके ऊपर रख लेते हैं, है ना। ये भट्टी इस प्रकार से बनी हुई होती, ऐसे करके, है ना। ये पूरा ऐसे बॉक्स टाइप का बना होता है भट्टी के रूप में, है ना। और इसमें क्या होता है, थोड़ा सा ढलान की तरफ होता है ऐसे करके, और ये फिर बाहर, ये भट्टी अंदर की तरफ है, देखो ऐसे करके, है ना। ये अंदर की तरफ है पूरा, और इसको अंदर गर्म किया जाता है, जैसे यहाँ पर करेंगे गलनांक, तो इसमें कम गलनांक पर। तो इसमें जैसे हमने अशुद्धि वाला टोटल पदार्थ हमने यहाँ डाला, ठीक है ना, इसके ऊपर डाला, तो इसमें से गलेगा कौन, जैसे बिस्मिथ होगा या एंटीमनी होगा, लेड होगा। अब इसमें अशुद्धियां प्लस दोनों मिला हुआ है। अब ये क्या है, गलनांक कम है, तो थोड़ा सा यदि हम गर्म करेंगे इसको, तो जो ये पदार्थ है जैसे पीवी हो गया, टिन हो गया, बिस्मिथ हो गया, एचजी हो गया, ये पिघल जाएंगे। और पिघल जाएंगे तो क्या होगा, ये बहने लगेंगे, ठीक है ना, पिघलेंगे तो बहने लगेंगे। और ये बहेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पर एक हमारे पास टब होगा और यहाँ इकट्ठे होने लग जाएंगे, ठीक है ना। ये क्या होंगे, यहाँ पर इकट्ठे होने लग जाएंगे, देखो यहाँ पर गिरने लगेंगे, तो ये बह करके यहाँ आएंगे, ठीक है ना। और ये शुद्ध धातु अलग हो जाएगा, शुद्ध धातु क्या होगा, अलग हो जाएगा। तो ये धीरे धीरे बहता है, और अशुद्धियां क्या होती रहेंगी, वो, क्योंकि वो बहने का मतलब ही नहीं बनता उनका, ठीक है ना, वो क्या होंगी, यहीं पर रहेंगी, या ज्यादा से ज्यादा इधर आ जाएंगे। लेकिन जो शुद्ध पदार्थ होगा वो बह करके यहाँ आ जाएगा, क्योंकि गलनांक उनका कम होता है, और बाकी चीजों को ही चिपक। तो इस प्रकार से क्या हो जाता है बेटा, इस विधि का हम प्रयोग करते हैं, है ना। और धातु गला करके क्या हो जाते हैं, नीचे की ओर प्रवाहित हो जाती हैं, और शुद्धियां उच्च गलनांक के कारण पीछे छूट जाती हैं। इनका गलनांक क्या होगा, उच्च होगा, और वो पीछे छूट जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम देखें, अगली विधि को देखें, तो अगली विधि कौन सी हो सकती है इसमें, ठीक है ना, ये है वैद्युत अपघटनी विधि। वैद्युत अपघटनी विधि, वैद्युत अपघटनी विधि, मेरी आवाज सभी को आ रही है ना। वैद्युत, जी सर। हाँ, वैद्युत अपघटनी विधि या शोधन, है ना, इसमें क्या होगा, ये जो वैद्युत अपघटनी शोधन है, किस प्रकार से होगा, तो इसमें क्या होगा, यहाँ वैद्युत अपघटनी, जहां पर वैद्युत अपघटन होता है, वहां दो चीजों की हमें सख्त आवश्यकता होती है। एक होता है एनोड, और दूसरा होता है कैथोड, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, जो एनोड होगा, ध्यान रखना, तो जो एनोड होगा वहां पर क्या होंगे, यहाँ पर होगा अशुद्ध धातु। एनोड पर कौन से हो जाएंगे, अशुद्ध धातु, ठीक है ना। और इसमें क्या होगा, जो शुद्ध धातु होगा वो कैथोड पर बनेगा। दो भाग होंगे इसके, एनोड और कैथोड, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो शुद्ध पदार्थ होगा वो कहाँ पर होगा, ये कैथोड पर होगा, और जो अशुद्ध धातु होगा वो कहाँ पर होगा, एनोड पर बनेगा। तो इस प्रकार से दो भागों में बन जाता है कैथोड और एनोड, आप लोग जानते हैं। वैद्युत अपघटन कहाँ पर हो सकता है ना। इसमें हमेशा जब भी शोधन होता है वैद्युत अपघटनी, उसमें
तो शोधन के लिए हमारे पास एक क्या होता है, एक पात्र होता है इस प्रकार से, ठीक है ना, इस प्रकार से एक पात्र होता है, उसका प्रयोग किया जाता है ना। पात्र रखते हैं और उसमें क्या होता है, धातु लवण या जो हमारे पास वैद्युत अपघट्य पदार्थ होंगे उनको घोल दिया जाता है। देखो यहाँ पर हमारे पास दो इलेक्ट्रोड भी है, ठीक है ना, और इसमें जो धातु क्या करेंगे, जिसको हमने क्या करना है, शोधन करना है, उस धातु का विलयन यहाँ डाल देंगे, ठीक है ना, और धातुओं का विलयन इसमें डाल देंगे, ठीक है। और इसमें क्या होता है बेटा, इस विधि में जो प्रयोग होने वाले हैं, धातु लवण को घोला जाता है, इस विधि में जो प्रयोग होने वाले हैं, ठीक है ना, ये क्या है, यहाँ पर यदि हम एक पॉइंट और लिख लें कि अधिक क्षारीय, जो क्या होंगे, अधिक क्षारीय होंगे, या क्षारकीय भी लिख सकते, क्षारकीय, अधिक क्षारकीय धातु, धातु विलयन में रहती है, ठीक है ना, विलयन में रहती है, जो अधिक क्षारकीय धातु होंगे वो क्या होती है, विलयन में रहती है, ठीक है। तथा जो कम क्षारकीय धातुएं होंगी, कम क्षारकीय धातुएं, जो कम क्षारकीय धातुएं होंगी वो एनोड पर चली जाती है, ठीक है ना, ये क्या होंगी, एनोड पर चली जाती है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, इस प्रकार से हो जाती है, जो क्या होंगी, कम क्षारकीय वाली धातु एनोड पर चली जाती है, इस प्रकार से दो भागों में बढ़ जाती है ना। और इस प्रक्रम में यदि हम देखेंगे, जैसे ऑक्सीकरण होता है, तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना, जैसे मेटल होगा, तो यहाँ पर एक कैथोड और एनोड होगा, है ना। तो मान लीजिए हमने क्या किया, कोई मेटल ले लिया, मेटल मान लीजिए मेटल हमारे पास है, धातु है, तो ये क्या करेगा, Mn पॉजिटिव बना देगा। ये प्रक्रिया यहाँ से क्या होंगे, दो इलेक्ट्रॉन या n इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे इसमें से, है ना। तो ये प्रक्रिया कहाँ होगी, देखो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया कहाँ होगी, एनोड पर होगी। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, ये एनोड है, ये क्या है बेटा, एनोड है। तो एनोड पर ये कंडीशंस होगी। और कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर जो होगा, जो क्रिया होगी, जो कैथोड होगा, कैथोड पर यहाँ पर जो मेटल है, ठीक है, जिसकी n पावर है, इसने इलेक्ट्रॉन लेने, n इलेक्ट्रॉन लेने और उसको मेटल में कन्वर्ट कर देना है, ये रिडक्शन होता है। यहाँ ऑक्सीडेशन होता है, ये क्या है, ऑक्सीकरण हुआ, है ना, जिसको उपचयन बोलते हैं हम, और यहाँ पर रिडक्शन हुआ। तो ये दो प्रोसेस होती है बेटा, क्या होते हैं, दोनों प्रोसेस यहाँ होती है, ठीक है ना। इस प्रकार से क्या होते हैं, दोनों प्रोसेस के थ्रू ये अलग अलग हो जाता है, शोधन होता है इसमें, है ना। जैसे मान लीजिए हमने कॉपर लिया, ठीक है, अब कॉपर, ये कॉपर हमारे पास, तो कॉपर कन्वर्ट हुआ, कॉपर 2+ आयन और 2 इलेक्ट्रॉन इसने निकाल दी, ठीक है ना। ये देखो, ये किस पर होगा, ये एनोड पर होगा। अब मान लीजिए कॉपर सल्फेट का विलयन है, देखो कॉपर सल्फेट का विलयन है, यानी इसमें इट मीन्स, मान लीजिए हम कॉपर सल्फेट कहते हैं, तो कॉपर सल्फेट विलयन का मतलब क्या हुआ, यानी कि Cu2 पॉजिटिव चार्ज वाला है ये सल्फेट। अब मान लीजिए हमें इसको अलग करना हो, कॉपर को, सल्फेट को, तो हम क्या करेंगे, कैथोड पर ले जाएंगे, कैथोड पर जाएगा, जैसे कैथोड पर जाएगा वो क्या करेगा, Cu2 पॉजिटिव आयन दे देगा और SO4 2 नेगेटिव आयन उनको अलग कर देगा। तो ये SO4 2 नेगेटिव आयन कहाँ जाएगा, ये एनोड पर चले जाएगा, ठीक है। और एक कैथोड पर आ जाएगा 2 पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे ही आएगा, ये क्या करेगा, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, देखो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और एक कॉपर में कन्वर्ट हो गया, किसमें कन्वर्ट हो गया, कॉपर, यहाँ कॉपर में कन्वर्ट हो गया, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इसको कन्वर्ट भी हो जाएगा। तो ये कैथोड पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। तो इस टाइप से हम उसको किस विधि द्वारा, जो वैद्युत अपघटनी विधि है, वो उससे हम अलग कर सकते हैं, शुद्ध पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं, है ना। और ये जो इस प्रकार ये आ जाता है, जिंक के शोधन में किया जाता है, किसके, जिंक के शोधन में। अब बताएंगे जिंक के शोधन में किस प्रकार से होगा, है ना। जिंक के शोधन में हम इस टाइप को से इसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद है बेटा, नेक्स्ट है मंडल परिष्करण। नेक्स्ट है इसमें मंडल परिष्करण।
मंडल परिष्करण। ये सिंपल मेथड्स हैं, इनको थोड़ा, क्योंकि ये प्रयोग होंगे अन्य जगहों पर, है ना। इसमें क्या होगा बेटा, इसमें इस विधि में क्या करते हैं कि जो अशुद्धियां होती हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि अशुद्धियों, ठीक है ना, अशुद्धियों की विलीयता, अशुद्धियों की जो विलीयता है ये अलग अलग प्रकार से हो सकता है ना, कि विलीयता धातु ठोस को, धातु की ठोस अवस्था, धातु की ठोस अवस्था की अपेक्षा, ये सिद्धांत इसी पर आधारित है बेटा, है ना, की अपेक्षा गलित अवस्था में, गलित अवस्था में अधिक समय अधिक होती है। देखो यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं, देखो जो अशुद्धियों की विलीयता, जो अशुद्धियों की विलीयता होती है धातु की ठोस अवस्था की अपेक्षा गलित अवस्था में ज्यादा होती है। ये कहना ये चाह रहा है कि जो अशुद्धियां होंगी उन उनकी मात्रा क्या होगी, अधिक कब होगी, जब विलेयता अवस्था में होंगे, गलित अवस्था में होंगे, उस समय ज्यादा होंगी, ठीक है ना। देखो अशुद्धियों की विलेयता धातु की ठोस अवस्था की अपेक्षा गलित अवस्था में क्या होंगे, अधिक होंगे। तो इस सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है ना, कि जो गली हुई अवस्था है उसमें क्या है, अशुद्धियां ज्यादा है, ठीक है ना। तो उनको कैसे अलग किया जा सकता है, तो इस मंडल परिष्करण में क्या करता है वो, कि जैसे माना कोई पदार्थ यहाँ पर हमने क्या ले लिया, जिससे हमें मान लीजिए अशुद्धियां निकालनी है, तो ये मंडल परिष्करण इस प्रकार से यहाँ अशुद्धियां भर दी। यहाँ पर क्या किया जाता है, एक अशुद्ध धातु का एक ऐसे रॉड टाइप के, है ना, गोल, और इसको यहाँ ऐसे लगाया जाता है, इस प्रकार से लगाया जाता है ऐसे करके, और यहाँ पर मंडल परिष्करण, ये अशुद्ध धातु की छड़ है, क्या है, अशुद्ध धातु की छड़, यह है अशुद्ध धातु की छड़, अशुद्ध धातु की छड़, इस प्रकार से देखिए, है ना। और यहाँ ये क्या है, यहाँ पर देखेंगे तो ये गलित मंडल है, यहाँ पर गलित मंडल यानी कि यहाँ गला हुआ पदार्थ है, जो भी जिसको हमने क्या करना है, शुद्ध करना है, ये गलित पदार्थ है, यहाँ गलित मंडल इसको कह सकते हैं, ठीक है ना, अशुद्ध पदार्थ। तो जैसे जैसे क्या होगा, ये पदार्थ इधर से इधर की तरफ आना शुरू कर देगा, तो यहाँ पर जो इकट्ठा होगा इधर की तरफ, ये शुद्ध पदार्थ आएगा, इधर की तरफ कौन सा आएगा, शुद्ध, शुद्ध हमारे पास धातु आ जाएगी इस तरह। तो ये किस किस सिद्धांत पर काम कर रहा है, देखो ये कहता है कि जैसे माना अशुद्ध है, ठीक है ना, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये क्या है, ये अशुद्ध धातु की छड़ है, ये देखो ये अशुद्ध धातु की छड़ है, और एक क्या होता है, ये तापक द्वारा, यानी कि इसमें हम ताप देंगे, इस छड़ को ताप देंगे तो ये गली हुई अवस्था में गलाएगा उसको, और है ना, ये क्या करना काम करेगा, तापक यानी कि ताप देने का काम करेगी ये वाली छड़, है ना, लगा रहता है। और तापक क्या होगा, जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा, गलित जो क्या होंगे, शुद्ध क्रिस्टल होते चले जाएंगे, जैसे इस छड़ को हम क्या करेंगे, आगे आगे बढ़ाते चले जाएंगे, तो ये जैसे गली हुई अवस्था में ये क्या करेगा, इसको आगे बढ़ेगा, तो जो गलित अवस्था में जो हमारे पास क्या है, अशुद्ध पदार्थ है, वो धीरे धीरे शुद्ध पदार्थों में परिवर्तित होता चला जाएगा इस छड़ को, क्योंकि ये तापक छड़ है, ये गर्म है ना, और गर्म होने से अशुद्ध धातु की ये छड़, और जैसे जैसे इसको आगे बढ़ाते चला जाएंगे, पीछे वाले छोड़ते चला जाएगा किसको, शुद्ध धातु को, तो ये गलित मंडल है, और इसको यहाँ पर शुद्ध धातु हमारे प्राप्त हो जाएगी, ठीक है ना। और इस प्रकार से हम कई बार इसको दोहराते हैं और क्या करते हैं, धातु को शुद्ध कर लेते हैं। ये तापक मंडल है, ठीक है ना, तापक मंडल ये वाला, ठीक है ना, सॉरी तापक रॉड है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। तीसरा बेटा इसको
इसके बाद नेक्स्ट है, वो है वाष्प प्रवस्था। वाष्प प्रवस्था परिष्करण। ये अलग अलग मेथड्स हैं, सिंपल सिंपल मेथड है ये, प्रत्येक जगह काम आएंगे। मैं इनको थोड़ा जल्दी जल्दी खत्म करना चाह रहा हूँ। देखो बेटा, अब इसमें क्या होगा, धातु को इसमें क्या किया जाता है कि धातु इस विधि में जो इस ये जो विधि होगी, इसमें क्या किया जाता है कि धातु को वाष्पशील यौगिकों को वाष्पशील यौगिकों के साथ, यौगिकों में, धातु को वाष्पशील यौगिकों में परिवर्तित किया जाता है। परिवर्तित किया जाता है। जो धातु होंगे उनको वाष्पशील यौगिकों में क्या किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है इस मेथड में, है ना। जो हमारे पास क्या होंगे, धातुएं होंगे, उनको क्या कर देंगे, वाष्पशील यौगिकों में बदल देंगे, है ना। फिर क्या करेंगे, करते हैं तथा, फिर क्या करते हैं तथा दूसरी जगह एकत्र कर लेते हैं, दूसरी जगह एकत्रित कर लेते हैं, एकत्र कर लेते हैं, कर लेते हैं, ठीक है ना, एकत्र कर लेते हैं दूसरी जगह, ठीक है ना। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम इसको विघटित करके, इसके बाद करते हैं विघटित, विघटित, ठीक है ना, विघटित करके, करके शुद्ध पदार्थ, शुद्ध धातु, ठीक है ना, यहाँ पर शुद्ध धातु, क्योंकि हम धातु पढ़ रहे हैं तो धातु, शुद्ध धातु प्राप्त कर लेते हैं। ये प्रोसेस होता है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले वाष्पशील में यौगिकों में परिवर्तित करेंगे, फिर उसके बाद दूसरी जगह एकत्र कर लेंगे उनको, और फिर उसके बाद क्या कर लेंगे, विघटित करके शुद्ध धातु प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर विघटन कर रहे हैं उसका, है ना। और जैसे इसमें क्या जाता है बेटा, निकल, निकल का इसमें एग्जाम्पल है, निकल का शोधन इसमें किया जाता है ना। तो निकल को इस विधि द्वारा पृथक किया जाता है ना। तो कैसे कैसे आ जाएगा, जैसे निकल हो गया, निकल के साथ कोई अन्य पदार्थ मिला, अभिकर्मक मिलाया जाता है, जिससे वो फिर वाष्पशील अवस्था में आ जाता है ना। या दूसरा इसमें है जर्कोनियम भी है, जर्कोनियम भी है, जर्कोनियम ये जडार होता है ना, जर्कोनियम हो गया, टाइटेनियम हो गया, ये सब इसी विधि द्वारा हम इनको अलग कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट है इसमें क्रोमेटोग्राफी, जिसको हम कह रहे थे वर्णलेखी। अब वर्णलेखी क्या है ना, इस नेक्स्ट मेथड है इसका वर्णलेखी की, जिसको हम कह सकते हैं वर्णलेखी। ये शॉर्ट नोट में आ सकते हैं आपके पास, ठीक है ना। वर्णलेखी, वर्णलेखी क्या है, ठीक है ना। इसमें यदि देखेंगे वर्णलेखी में, या इसको कह सकते हैं हम क्रोमेटोग्राफी, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में बोलते हैं इसको क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी, है ना। क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी में क्या हो सकता है, तो क्रोमेटोग्राफी, ये इस विधि में क्रोमेटोग्राफी, यहाँ पर क्या होता है, इस सिद्धांत में क्या होता है, ये जो सिद्धांत होता है बेटा, ये अधिशोषण पर आधारित है, ठीक है ना। ये सिद्धांत किस पर है, ये सिद्धांत है हमारा अधिशोषण पर आधारित, किस पर आधारित है, अधिशोषण पर, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो सिद्धांत है हमारा, ये अधिशोषण पर आधारित है ना। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा कि अधिशोषक, यदि हम इसको उसके रूप में देखें, जैसे डेफिनेशन के रूप में देखें, तो यहाँ पर क्या होगा, अधिशोषक कहता है कि जो अधिशोषक है, अधिशोषक पर मिश्रण, जो हमारे पास मिश्रण होगा, मिश्रण के विभिन्न घटकों, विभिन्न घटकों, विभिन्न घटकों
का अधिशोषण अधिशोषण अलग अलग होता है, अलग अलग होता है, ठीक है ना। माना विभिन्न घटक हैं, अलग अलग प्रकार के घटक हैं, तो उनका जो शोषण है वो अलग अलग ढंग से होगा। यहाँ पर एक प्रकार के पेपर द्वारा होता है ना, पेपर क्रोमेटोग्राफी पेपर के द्वारा अधिशोषण होता है ना। तो ये अलग अलग होगा। अब देखो, जैसे देखो यहाँ पर हम देखेंगे मिश्रण को द्रव या गैसीय, दोनों कंडीशन में है ना, द्रव या गैसीय माध्यम में रखा जाता है, ठीक है ना। रखा जाता है ना, ये रखा है रखा जाता है। और जो कि क्या करता है, अधिशोषक से क्या करेगा, अधिशोषक अधिशोषक में से गुजरता है, जो अधिशोषक होगा उसमें से गुजरेगा। और उस क्या होगा, जो अधिशोषक से गुजरेगा तो उसके विभिन्न स्तरों पर अधिशोषित, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये क्या है, देख लीजिए, मान लीजिए हम लिक्विड क्रोमेट ये पेपर क्रोमेटोग्राफी देख रहे हैं। एक हम पेपर लेते हैं, वो पेपर क्या होता है, इसको ऐसा समझ लेते हैं ना, कि मान लीजिए हमने कोई द्रव लिया और इस द्रव में क्या है, अलग अलग प्रकार के पदार्थ घुले हुए हैं, ठीक है ना, अलग अलग प्रकार के। हम पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में थोड़ा सा हल्का सा दिखा रहा हूँ। तो इसमें क्या होगा बेटा, जैसे मान लीजिए बहुत सारी धातुएं या अलग अलग चीजें यहाँ घुली हुई हैं, तो ये पेपर क्या करेगा, ये जो अधिशोषक है, यानी कि जो इसमें शोषित होने वाले हैं, वो कहता है कि जब हम इसमें से गुजारेंगे इसको, तो इसमें अलग अलग स्तरों पर, भिन्न भिन्न स्तरों पर कुछ कुछ पदार्थ यहाँ पर अवशोषित होंगे, कुछ यहाँ अवशोषित होंगे, कुछ यहाँ होंगे। तो ये अलग अलग करके हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। जैसे माना कुछ यहाँ पर अधिशोषित हुए तो हम इनको अलग कर सकते हैं, कुछ यहाँ अधिशोषित तो उनको अलग कर सकते हैं। ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग पदार्थ के अधिशोषण की कंडीशंस होती है ना, अलग अलग जगहों पर अलग अलग पदार्थ अधिशोषित होते हैं। इस टाइप से क्या होता है बेटा, ये कहते हैं, इसको बोलते हैं वर्णलेखी या क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। इस प्रकार से हम इनको अलग भी कर सकते हैं, और इसके लिए कॉलम भी बनाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि इसी के द्वारा, कॉलम के द्वारा भी इसको अलग अलग किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास वर्णलिकी या क्रोमेटोग्राफी, ठीक है ना, ये क्लियर हो गया। हाँ, अब थोड़ी सी और आगे चलते हैं बेटा, जो बहुत महत्वपूर्ण ये है, वो है हमारे पास मेटलर्जी, ठीक है ना, जिसको हम मेटलर्जी बोलते हैं, या जैसे हमने किसी धातु को हमने प्राप्त करना है, जिसके लिए हम ये सारी चीजें पढ़ रहे थे, उसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे देखो, पहले हमारे पास है एल्युमिनियम का निष्कर्षण। अब ये महत्वपूर्ण है ना, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये है एल्युमिनियम का निष्कर्षण। ये आता है 3 नंबर का आएगा, है ना, या एल्युमिनियम आएगा, या हमारे पास आयरन आएगा, कॉपर आएगा, ठीक है ना। तो इन चार पांचों को ध्यान से देख लो, और इन्हीं के लिए जितनी शब्दावली हमने पढ़ी, ये सब इन्हीं के लिए पढ़ी। एल्युमिनियम का निष्कर्षण, ये है बेटा एल्युमिनियम, है ना। और एल्युमिनियम का प्रतीक आप लोगों को पता है, एल्युमिनियम Al होता है। इसका परमाणु क्रमांक होता है 30, ये सब मालूम है आप लोगों को, है ना। कुछ कुछ इंफॉर्मेशन इसकी ये है, ये एल्युमिनियम की कुछ इंफॉर्मेशन, नंबर 1 देख लो, कुछ इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 है, ये ऐसा पदार्थ है, तत्व है, जो जो क्या है बेटा, जो पृथ्वी पर यदि हम देखेंगे तो ये क्या है, हम ऐसे मान के चलेंगे। देखो हमारे जो पीरियोडिक टेबल है, थोड़ा इंफॉर्मेशन दे देता हूँ आपको, कि जो हमारे आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी में यदि देखेंगे, आवर्त सारणी में
80% जो भी तत्व है वो धातु है बेटा। क्या है वो? ये धातु है। 80% धातु है और 20% क्या है? अन्य है। अधातु बोल सकते हैं, उपधातु बोल सकते हैं, है ना। यानी कि 80% क्या है? धातु है। ये ध्यान रखना आपको, है ना। 80% धातु है। तो जो धातुएं हैं उनका डिस्कशन ये क्या कहता है, ये इंफॉर्मेशन ये है कि विश्व में मतलब यदि ये देखा जाए तो थर्ड नंबर पर पाए जाने वाला तत्व है हमारे पास, ठीक है ना। और यदि देखेंगे विश्व में, यदि देखेंगे तो तीसरे नंबर पर, थर्ड नंबर पर, है ना। ये थर्ड नंबर हमारे पास, थर्ड नंबर पर पाए जाने वाला, पर पाए जाने वाला तत्व, वाला तत्व ये है हमारे पास तीसरे नंबर पर पाए जाने वाले। किसमें? और धातुओं में देखेंगे तो धातुओं में पहले नंबर पर है। धातुओं में सबसे ज्यादा पाया जाता है, ये धातुओं में पाए जाने वाला तत्व ये है पहले नंबर पर। धातुओं में पहला नंबर है इसका, लेकिन पूरे उसमें देखा जाए तो ये तीसरे नंबर का तत्व है, बहुत अधिक मात्रा में, है ना। और पृथ्वी पर ये जो पाए जाने की इसकी परसेंटेज है वो 8% है। 8% ही पृथ्वी पर पाया जाता है। समझ में आया? तो हमने 3 इंफॉर्मेशन इसके बारे में देख ली। इसका जो अयस्क है, इसका जो अयस्क है बेटा, वो अयस्क आप लोग जानते हैं, अयस्क इसका जिससे हम निष्कर्षण करेंगे वो करेंगे बॉक्साइट से। किससे करेंगे? बॉक्साइट, ठीक है ना। बॉक्साइट, बॉक्साइट का फॉर्मूला क्या होता है? Al2O3.2H2 सर। बिल्कुल, Al2O3.2H2। देखो बेटा, ये कभी कभी आपको किताब में मिलेगा Al2O3XH2O, ठीक है ना, या Al2O3 और NH2। तो ये इसमें आप कंफ्यूजन मत होना है, ठीक है ना। ये भी बॉक्साइट, ठीक है ना? इनकी संख्याएं अलग अलग होती हैं। तो देखो बेटा, सबसे पहले हम बॉक्साइट को पढ़ेंगे और बॉक्साइट का ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से यदि देखोगे तो इसमें 3-4 चीजें होती हैं, ठीक है ना, मिली हुई होती है कुछ। और यदि हम इसको देखेंगे 30% होता है ना, एल्यूमिना में कितना होता है, यदि हम इसको देखेंगे तो ये 30% बॉक्साइट में, यदि हम एल्यूमिनियम देखेंगे तो इससे 30% एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। 30% एल्यूमिनियम है इसमें। कितना परसेंट एल्यूमिनियम है बॉक्साइट में? 30% है, ठीक है। 70% अशुद्धियां हैं। तो क्योंकि इसमें से सबसे सरल होता है एल्युमिनियम को निकालना, और एल्युमिनियम को निकालना इसमें से सरल माना जाता है, इसलिए इसका एस के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये देखें तो इस, यानी कि जो हमारे पास बॉक्साइड है, बॉक्साइड से हमें क्या करना है, देखो Al2O3 और 2H2O है, इससे हमें एल्युमिनियम प्राप्त करना है। क्या करना है? एल्युमिनियम प्राप्त करना है। तो इसके लिए 3 प्रोसेस, 3 प्रक्रम आएंगे आपके पास, ठीक है ना। यदि पहला आएगा बियर प्रक्रम, पहले नंबर का जो प्रक्रम होगा बेटा उसको बोलेंगे बियर प्रक्रम, ये बियर्स प्रक्रम कह सकते हैं, बियर्स प्रोसेस, है ना। इसको बियर ऐसे लिख सकते हैं, बियर प्रक्रम, ठीक है। इस प्रक्रम के द्वारा हम उसमें से एल्युमिनियम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा क्या आएगा बेटा इसमें, ये प्रोसेस मालूम क्या करेगा, ये प्रोसेस आपका करेगा Al2O3 से 2H2O से एल्यूमिना प्राप्त करेगा हमारा। क्लियर? बियर प्रक्रम द्वारा। दूसरा प्रक्रम है इसमें, जो सेकंड प्रक्रम आएगा हमारे पास, वो आएगा हॉल हेराल्ड प्रोसेस। इसको बोलते हैं बेटा हॉल हेराल्ड, देख लेना थोड़ा गड़बड़ी हो सकती है, हेराल्ड
तो आए ना ऑल हेरोल्ड प्रोसेस, या इसको हम कह सकते हैं दूसरा, ये हॉल हेरोल्ड ऐसे लिख लेना, हिंदी में भी हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, हॉल हेरोल्ड या हेरोल्ड देख लेना जैसे भी लिखा होगा ना, और हेरोल्ड प्रोसेस या प्रक्रम। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें 99% तक हम क्या करेंगे, शुद्ध एल्युमिनियम प्राप्त कर लेंगे। और तीसरा है हुप प्रोसेस, हुप, ये अलग अलग है बेटा, कहीं पे 90% दिखाओ किसी किताब में, किसी में 95, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये शुद्ध अवस्था में प्राप्त होता है ना। यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो ये शुद्ध अवस्था है, ठीक है, कहीं 99 लिखा होगा, कहीं 90 लिखा होगा, तो उससे हमें ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है, केवल शुद्ध अवस्था में है ना। हुप प्रोसेस, हुप प्रोसेस, ठीक है ना, ये 3 प्रोसेस के द्वारा, या इसको कह सकते हैं हुप प्रक्रम। इन 3 प्रक्रमों के द्वारा इसमें क्या होता है बेटा, इसमें 99.99 यानी कि बहुत ज्यादा शुद्धता यदि हम प्राप्त करनी होगी तो ये हमारे पास आ जाएंगे। ये 3 प्रक्रम है जिसके द्वारा हम क्या करेंगे, जो हमारे पास बॉक्साइट्स है, बॉक्साइट से हम क्या करेंगे, एल्युमिनियम प्राप्त करेंगे, ठीक है ना, 3 प्रोसेस के द्वारा। तो पहले देखो, सबसे पहले यदि देखेंगे तो जो हमने प्रोसेस पढ़ी थी उसी प्रोसेस के आधार पर चलते बेटा, ठीक है ना। सबसे पहले यदि देखेंगे तो हम बॉक्साइट लेंगे, क्या लेंगे, बॉक्साइट, हमने बॉक्साइट लिया, बॉक्साइट को जानते हैं आप, Al2O3 2s2, और इसका क्या करेंगे, पहला हम क्या करेंगे, इसको पाउडर बनाएंगे, जिसको बोलते हैं चूर्णीकरण या संशोधन जिसको हमने कहा था, है ना, पहले इसका चूर्ण बनाएंगे। तो पहली प्रोसेस क्या होगी, यानी कि पहले हमें इसको साधारण करना होगा, है ना, तो पहले हम क्या करेंगे, इसका पहले होगा संशोधन, ठीक है ना, संशोधन इस प्रकार से हो जाएगा, और इसका हम चूर्ण बनाएंगे, पाउडर जिसको हम कह सकते हैं, ये पाउडर, ठीक है ना, पाउडर हम इसको बना सकते हैं, पाउडर बना रहे हैं, ठीक है ना। पाउडर को क्या करते हैं, फिर इसको, इसका क्या करते हैं, दूसरे नंबर से करते हैं इसका द्रवीय धावन, है ना, द्रवीय धावन को जो इसको हम कह सकते हैं द्रवीय धावन, धोना है इसको, है ना, तेज पानी से हम क्या करेंगे, इसमें मिट्टी आगे के कारण जितने होने होने होंगे वो बह जाएंगे, ठीक है ना, द्रवीकरण द्वारा हम इसको धावन करते हैं। फिर क्या करेंगे बेटा, इसके बाद बियर प्रक्रम में शुरुआत करते हैं, बॉक्साइड की क्रिया करवाते हैं NaOH से, ठीक है ना। तीसरा जो बिंदु आएगा, क्या आएगा, यहाँ पर आएगा बॉक्साइड, बॉक्साइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखो NaOH है ना, के साथ क्रिया, ठीक है ना, साथ क्रिया करवाने पर, करवाने पर, देखो हमने बॉक्साइड लिया, और बॉक्साइड की को हमने क्या किया, NaOH के साथ अभिक्रिया करवाई। तो NaOH के साथ जब अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता बेटा, किसी को मालूम है, किसी को याद है या नहीं है, नहीं है याद, है ना। पहले क्या करेंगे बेटा, इसको NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब अभिक्रिया करवाएंगे तो ये बना देता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, ये बताया था मुझे, याद आ रहा है ना, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, है ना, और इसमें क्या होगा, H2O निकलेंगे, बैलेंस कर लेना बेटा, पर मेन ये है, इसका नाम है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, क्या है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, देख लेना तुम, है ना, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, तो एल्यूमिनेट बन जाएगा, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, ये बन गया हमारे पास,
ठीक है ना। और इस सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को क्या करेंगे, इसकी अभिक्रिया हम पानी से करवाते हैं। तो देखो हमने जब सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना तो इसके साथ साथ पानी भी है, तो हमें कहीं और जगह से पानी लाने की जरूरत नहीं, है ना। हमारे पास ये क्या है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट जैसे बनेगा, फिर हम इसको हिलाएंगे क्योंकि इसके साथ साथ पानी मिला बना हुआ है। जब हम कैसे, पहले इसको फिल्टर करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि फिल्टर नहीं करना पड़ेगा। तो फिल्टर करेंगे तो क्या होगा, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना और साथ साथ में उसमें पानी भी नहीं बाहर निकलेगा, क्योंकि अशुद्धियां क्या होंगी, अशुद्धियां घुलेगी नहीं। ये तो क्या होगा, जो सोडियम ऑक्साइड है ये घुल गया इसमें, ठीक है ना। और घुलने के बाद क्या हुआ, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना और जल बना। जैसे हम क्या करेंगे बेटा, इसको फिल्टर करेंगे। फिल्टर करने के बाद यहाँ पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट क्या है, सोडियम, इसको ऐसे लिखना आपको, है ना, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। देखो बेटा, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को पानी से क्रिया करवाने पर करवाने पर वह एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, थ्राइस आएगा बेटा, थ्राइस है ना, ट्वाइस नहीं, थ्राइस, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का पीपीटी। पीपीटी का मतलब क्या हुआ, कोई बताएगा बेटा। अवक्षेप। हाँ बिल्कुल, पीपीटी का मतलब हो गया बेटा यहाँ पर अवक्षेप, है ना, अवक्षेप, पीपीटी प्राप्त होता है, ठीक है ना, गिरवाने पर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का पीपीटी प्राप्त या अवक्षेप प्राप्त होता है, ठीक है ना। और जब अवक्षेप प्राप्त होगा तो क्या होगा, वहां नीचे बैठ जाता है, ठीक है ना, जैसे पीपीटी बनेगा तो क्या होगा, वहां नीचे सतह पर बैठ जाता है, यह सतह पर बैठ जाता है। देखो क्या हुआ बेटा, जैसे माना हमने ये सोडियम एल्यूमिनेट को यहाँ लिया और पानी तो था ही उसमें, है ना, हमने इसको जोर से हिलाया, जोर से हिलाने से क्या हुआ, ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बन गया, और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा तो यहाँ नीचे जमा हो गया पीपीटी। जैसे मिट्टी को आप लोग हिलाते हैं, हिलाने के बाद कुछ देर बाद वो क्या हो जाता है, नीचे तली पर बैठ जाते हैं पानी के साथ मिलाने पर। तो ऐसे ये अवक्षेप, मिट्टी अलग चीज है लेकिन ये अलग है ना, ऐसे ये भी क्या हो जाता है, जमा हो जाता है, उसी की तरह हो जाता है, जैसे जमा हो जाता है नीचे, तो नीचे क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। इसकी जो हम रासायनिक अभिक्रिया लिखेंगे तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होगी, हमने लिया सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट क्या होता है, यहाँ पर हम ले सकते हैं 2Na Al O2, ये है बेटा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। और इसको जब हमने जल के साथ अभिक्रिया कराई H2O के साथ, ठीक है ना, किसके साथ, H2O के साथ, तो इसने क्या किया, इसने बना दिया हमारे पास एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH की होल थ्राइस, ठीक है ना, ये अवक्षेप है जिसको हम पीपीटी बोल रहे हैं, ठीक है ना, अवक्षेप, सॉरी, अवक्षेप, ये अवक्षेप हो जाएगा, ठीक है ना, पीपीटी। और साथ साथ में इसमें क्या होगा, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो अलग निकल जाएगा, देखो बेटा ये सोडियम हाइड्रोक्साइड अलग निकल गया, ठीक है ना। अब जब ये हमारे पास एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड यानी कि जिसको हम बोल रहे हैं अ, अवक्षेप, इस अवक्षेप को हम क्या कर लेंगे, छान लेंगे, ठीक है ना, यही प्रोसेस लिखना है हमें, ठीक है ना। फिर उसके उपरांत क्या करेंगे कि प्राप्त अवक्षेप, जो प्राप्त अवक्षेप हुआ, और इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं हम AlOH की होल थ्राइस, ठीक है ना, ये इसको लिख लेना प्राप्त अवक्षेप, इसको बड़ा ब्रैकेट ऐसे बना देना, ठीक है, प्राप्त अवक्षेप एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को छान लेते हैं, छान लिया जाता है, या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इस विलयन को हम छान लेते हैं, ठीक है ना,
क्योंकि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जब हम अलग लिखेंगे तो ये तो छना हुआ विलयन होगा, है ना, छान लिया जाता है। चलो ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, छान लिया जाता है ना। और पुनः हम क्या करेंगे इसमें, पुनः एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, देखो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को गर्म किया जाता है, को गर्म किया जाता है। अब जब छान लिया है इसको, तो उसके बाद क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे। तो गर्म करने से क्या होगा, जैसे हम इसको गरम गरम किया जाता है, देखो बेटा इसको हमने एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को गरम करेंगे, तो ये हमने लिया 2 मॉलिक्यूल AlOH की होल थ्राइस, इसको फिर हमने गरम किया। तो गरम करने के लगभग ये 1000 डिग्री सेल्सियस पर गरम करते हैं। इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, यदि याद नहीं रहेगा तो ऐसे भी दिखा सकते हैं, है ना। तो ये किस में परिवर्तित होगा, ये होगा एल्यूमिना में, Al2O3, और प्लस इसमें क्या आएगा 3H2O। तो ये थी बेटा, ये देखो एल्यूमिना हमने प्राप्त कर लिया, यानी कि प्रोसेस किसकी थी, ये थी बियर प्रोसेस, बियर प्रक्रम, ठीक है ना, इसको हम कहेंगे बियर प्रक्रम। यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले हमने चूर्ण बनाया, चूर्ण बनाने के बाद उसको धोया, धोने के बाद हमने बॉक्साइड को लिया, उस बॉक्साइड को जब धो लिया, उसमें हमने NaOH मिलाया, NaOH से क्या हुआ, वो सोडियम एल्यूमिनेट बना उसका। सोडियम एल्यूमिनेट को फिर हमने क्या किया, पानी से क्रिया करवाई उसकी, पानी से माने पानी उसमें ऑलरेडी था, उसके बाद उसका एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बना, यानी कि अवक्षेप बना। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को फिर हमने क्या किया, छान करके फिर उसको गर्म किया। गर्म करने से हमें क्या प्राप्त हुआ, एल्यूमिना प्राप्त हुआ, एल्यूमिना या कोरंडम प्राप्त हुआ। तो ये प्रोसेस हुई बियर प्रोसेस। कौन सी हुई, बियर प्रक्रम। दूसरा प्रक्रम इसके आगे चलता बेटा, देखो अब आगे इसी की विधि है ना। यदि दूसरा मेथड यदि हम देखेंगे, इसी मेथड में आगे चलते हैं। दूसरा मेथड है इसी के आगे, ऐसा नहीं कि अलग से होगा, इसी में चलता रहेगा, है ना। और वो चलता रहेगा, उसे बोलेंगे हॉल हेरोल्ड मेथड, हॉल हेरोल्ड, ठीक है ना, हेरोल्ड, सौरभ बहुत जल्दी जुड़ रहा है, हेल हेरोल्ड प्रोसेस। सौरभ बेटा क्या उसके लिए जुड़ा, अटेंडेंस के लिए, सौरभ डेट में जुड़ रहा बेटा, है ना। चलो कोई बात नहीं, जुड़ा तो सही। देखो हॉल हेरोल्ड प्रक्रम, इस प्रोसेस को 2-3 बार देखना है बेटा आप लोगों ने, है ना। हॉल हेरोल्ड प्रोसेस, इसमें क्या होगा, इसके आगे की जो प्रोसेस होने हैं, अब एल्यूमिना हमारे पास प्राप्त हो गया। यहाँ पर क्या होगा, एल्युमिनियम, जो एल्यूमिना है इससे हमें क्या बनाना है, एल्यूमिनियम, इसी का प्रोसेस है ये, एल्युमिनियम बनाने की विधि, निष्कर्षण की विधि, सॉरी बनाने की विधि, निष्कर्षण की विधि। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, यह है एल्यूमिना Al2O3, इससे हमें एल्युमिनियम जो प्राप्त होगा, ठीक है ना, 90% या 99% जो भी होगा, है ना, ये इस प्रोसेस को कहा जाता है हॉल हेरोल्ड प्रोसेस, ठीक है ना। यहाँ पर क्या करना है बेटा, हमने सबसे पहले होगा, जो पहला नंबर आएगा वो आएगा Al2O3 का अपचयन, इसका हमने अपचयन करना है, इसका रिडक्शन करना है। तो इस रिडक्शन कैसे होगा, इसका हमने क्या करना है, अपचयन करवाना। तो इसका अपचयन कैसे होगा, ये होगा, ये एक प्रकार का इलेक्ट्रोलाइट, देखो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका रिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और इस रिडक्शन को पढ़ने से पहले थोड़ी सी हमें ऊपर जाना पड़ेगा। देखो ये हेलो हेरोल्ड वाला विधि है ना, देखो मैंने एक कॉपी करके यहाँ रखा हुआ था, ये वाला दिखाई दे रहा होगा, है ना। ये है बेटा, ये वैद्युत अवकटनी इसका, ठीक है ना। ये देखो इस प्रकार से ये हॉल हेरोल्ड ने एक प्रकार का यंत्र बनाया, ठीक है ना। और ये क्या कर, यहाँ पर क्या होना है कि जो हमारे पास एल्युमिनियम है Al2O3 है, इसका क्या होना है, अपचयन होना है,
इसका क्या होना है, अपचयन होना है। क्लियर बात। अब ये कैसे होगा, इसके अपचयन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि अपचयन कैसे होगा, इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा, इलेक्ट्रोलाइट। इसमें क्या करना पड़ेंगे, दो इलेक्ट्रोलाइट हमें जोड़ने पड़ेंगे, दो इलेक्ट्रोलाइट क्या करने पड़ेंगे, इलेक्ट्रोलाइट इसमें ऐड करने पड़ेंगे, दो इलेक्ट्रोलाइट और ऐड करने पड़ेंगे। ये तो होगा ही होगा, दो इलेक्ट्रोलाइट। और दो इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से होंगे, एक तो होगा, इसको बोलेंगे क्रायोलाइट। क्रायोलाइट का फॉर्मूला होता है बेटा Na3Al और F6। एक हमें ऐड करना पड़ेगा क्रायोलाइट, इसका नाम क्या है, क्या नाम है बेटा इसका, क्रायोलाइट से। बिल्कुल क्रायोलाइट। मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप लोग याद भी रखें, है ना, क्रायोलाइट। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा इसमें फ्लोरो स्पार करना पड़ेगा, फ्लोरो स्पार, फ्लोर स्पोर, है ना। ये दो क्या करने पड़ेंगे, CaF2 इसमें मिलाने पड़ेंगे। अभी दोनों क्यों मिलाएंगे भाई, हमें तो किसका रिडक्शन चाहिए, किसका अपचयन करना था, हमने अपचयन करना था एल्यूमिना का। ध्यान से सुनना बेटा मेरी बात, है ना। हमने अपचयन करना था एल्यूमिना का, लेकिन हम एक क्रायोलाइट मिला रहे हैं इसमें, एक फ्लोरोस्पार मिला रहे हैं, कैल्शियम फ्लोराइड मिला रहे हैं। क्यों मिला रहे होंगे इसमें, कुछ पता है आप लोगों को, ये कुछ कारण से मिला रहे हैं, कल मैंने बात भी की थी आप लोगों से, ठीक है ना, कि दो पदार्थ इसमें मिलाए जाते हैं, एक क्रायोलाइट होगा और एक फ्लोरोस्पार मिलाया जाता है। किसको, एल्यूमिना को का अपचयन जब रिडक्शन हो रहा होगा। और कौन सा मेथड है ये, हॉल हेरोल्ड प्रक्रम में। हॉल हेरोल्ड में ये दो चीजें मिलाई जाती है, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया। तो ये दिखाई दे रहा होगा बेटा आप लोगों को कि ये नीचे जो ये है, ये जो बाहर का जो ये बना हुआ है, ये जो सब बाहर का ये परत बनी हुई है जो बाहर की, दिखाई दे रहा है आपको, ये आयरन से बना हुआ है, आयरन में Fe से बना हुआ है। अब केमिस्ट्री की भाषा में समझते हैं, Fe से बना हुआ है। Fe आप लोग जानते हैं, ये बाहरी वाला जो परत बनी हुई, इसके अंदर आप लोगों को एक लेयर दिखाई दे रही है, देखो ये वाली ब्लैक्स, ब्लैक कलर की। इसको थोड़ा देख लेते हैं पहले, ठीक है ना। ये किसकी है, ये बना हुआ बेटा कार्बन की परत, ठीक है ना। बाहर तो सबसे बाहर क्या है, लोहे का है, फिर उसके बाद कार्बन की परत है, क्या है, कार्बन की परत। उसके बाद क्या है बेटा, देखो इसके बाद ये देखो, ये क्या काम करेगा, देखो इसको हमने क्या किया, देखो यहाँ दिखाई दे रहा होगा आपको, इस कार्बन की परत से जो है क्या जुड़ा हुआ है, मालूम है कार्बन की परत से क्या जुड़ा हुआ है, ये माइनस वाला टर्मिनल जुड़ा हुआ है, देखो माइनस वाला टर्मिनल, यानी कि माइनस कहाँ होता है, अरे कैथोड बोलो, पे। कैथोड पे होता है बेटा, है ना। माइनस कहाँ होता है, कैथोड पर। और जो ये प्लस है, ये देखो ये अंदर की तरफ ये क्लैंप लगा हुआ है, और उससे ग्रेफाइट ऐसे डाउन किए हुए हैं, ठीक है ना। और ये किससे जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा होगा एनोड से, जब ये कैथोड पे तो ऑटोमेटिकल प्लस कहाँ जुड़ा होगा, कैथोड पर। तो देखो अब क्या हुआ, देखो यहाँ ये बाहर का जो परत है, कार्बन की लेयर है, वो काम कर रही है किसका, कैथोड का। और जो ये अंदर ग्रेफाइट लगा हुआ है, देखो ये ग्रेफाइट जो ये डुबा रखे हैं ऐसे, ये किसका काम कर रहे हैं, एनोड का। हमने बैटरी को उससे जोड़ा हुआ है। यहाँ क्या किया, देखो ये गलित, गलित माने पिघली हुई अवस्था में हमने क्या किया, इसमें एल्युमिनियम एल्यूमिना डाल दिया, Al2O3 डाल दिया इसमें। लेकिन Al2O3 के साथ दो चीजें डाली हुई है बेटा इसमें, एक क्या डाला हुआ है, क्रायोलाइट्स, और दूसरा डाल रखा फ्लोस्पार, ठीक है ना। अब जब ये गली हुई अवस्था में है, तो यहाँ देख लो बेटा, जब हम इस एल्यूमिना को गर्म करेंगे, तो एल्यूमिना को गर्म करने के लिए लगभग 2200 डिग्री या केल्विन जो है टेम्परेचर चाहिए हमें, कितना चाहिए, 2200 केल्विन। तो ये क्या काम करेगा, देखो यहाँ पर जो क्रायोलाइट है, ये इसके मेल्टिंग को कम करेगा। जो मेल्टिंग पॉइंट था इसका कितना, 2200, कितना, 2200 केल्विन। और इस 2200 केल्विन से वो लगभग क्या लेके आएगा, उसको 900 केल्विन तक लेके आएगा। कौन करेगा ये काम, ताप को कम कौन करेगा बेटा, क्रायोलाइट,
इसलिए हम क्रायोलाइट मिला रहे हैं उसमें। यहाँ पर जरूरत नहीं थी इस क्रायोलाइट की। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात। दूसरा इसमें कैल्शियम फ्लोराइड, जिसको हम कह रहे हैं फ्लोरोस्पार, ये क्यों मिलाया जाता है? ये मिलाया जाता है बेटा इसको गलित अवस्था में लाने के लिए, गलित अवस्था में लाने के लिए, एल्युमिनियम ऑक्साइड को गलित अवस्था में, इसलिए दो चीजों का हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर आपके दिमाग में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। इसमें क्या होगा बेटा, जैसे हम ये दो चीजों को लेके चलेंगे, तो हमने दो पदार्थों को यहाँ पर लिया, और वो कौन कौन से होंगे, एक होगा क्रायोलाइट और दूसरा क्या होगा, फ्लोरोस्पार, है ना। ये दो पदार्थों को, तो अपचयन में क्या होगा, यहाँ पर हम लिखना पड़ेगा हमें कि जब हम अपचयन करेंगे तो एल्यूमिना के साथ Al2O3, है ना, के साथ हमें क्या करना पड़ेगा, साथ दो इलेक्ट्रोलाइट, दो इलेक्ट्रोलाइट मिलाने होंगे, मिलाने होंगे। नंबर एक कौन कौन से होगा, ये होगा क्रायोलाइट, क्रायोलाइट, है ना। और क्रायोलाइट का फॉर्मूला हो जाएगा बेटा Na3Al(F6), और यहां साथ में लिख देंगे जो तापमान को कम करेगा, तापमान, या इसको कह सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट को कम करेगा। जैसी भाषा आपको समझ में आए बेटा, है ना, करेगा। दूसरा इसमें ऐड करेंगे क्या, फ्लोरोस्पार, है ना। ठीक है ना, इसको कहते हैं CaF2। ये क्या करेगा, गलित अवस्था में, गलित अवस्था लाने में सहायता करता है। ये दो चीजें हैं, ठीक है ना, ये दो चीजें हमने मिला दी। अब फिर क्या करेंगे, देखो इसके बाद क्या होगा, एक तो गलित अवस्था लाएगा उसकी, और दूसरा क्या करेगा, उसके ताप को कम करेगा। ये दो हम क्या मिलाएंगे, इसमें इलेक्ट्रोलाइट मिलाएंगे। अब फिर मिलाने के बाद हम क्या करवाएंगे, इसमें अभिक्रिया किस प्रकार से हो जाएगी, देखो यहाँ पर अभिक्रिया जो होगी, रासायनिक अभिक्रिया होगी, वो होगी Al2O3, है ना। अब क्या क्या चीजें मिला दी हमने, प्लस यहाँ पर Na3Al(F6) और प्लस CaF2, ये तीनों चीजों को हमने मिला दिया। कहा, उस टब में जो सबसे बाहर क्या था, देखो अब जब ये मिला दिया तो इसमें अभिक्रियाएं होंगी, और अभिक्रियाएं दो प्रकार की होंगी बेटा। कौन कौन से प्रकार की होंगी, एक तो होगी कैसे, कैथोड पर, यहां दो चीजें होंगी, इसमें से कुछ पदार्थ कैथोड पर जाएंगे और कुछ क्या जाएंगे, एनोड पर। यहां दो चीजों को मैं अलग अलग लिख लेता हूं, एनोड पर। अब कैथोड पर कौन जाएगा और एनोड पर कौन जाएगा, ये है नेगेटिव टर्मिनल, आपको पता है ये नेगेटिव टर्मिनल है। ये कौन सा टर्मिनल है, ये पॉजिटिव है, जो धनावेशित किनारा हम कह सकते हैं उसको, ये है। यहां पर यदि याद होगा आपको, जो कैथोड है वो किससे बना हुआ बेटा, बताया था मैंने, ऐसे कार्बन, बिल्कुल कार्बन लेयर, कार्बन की परत होगी इसे अंदर, है ना। तो यहां पर जो हमारे पास कैथोड है, इसको हम कह सकते हैं कार्बन की परत द्वारा बनाया जाता है, कार्बन की परत द्वारा बनाया जाता है, परत द्वारा बनाया जाता है। किसने बनाया ये, कौन था ये, हॉल हेराल्ड ने, है ना, बनाया है। ठीक है ना, ये हो जाता है, ये हॉल हेराल्ड ने बताया, ठीक है ना, उसने बनाया था ये प्रोसेस। अब क्या हुआ बेटा, इसमें देखो यहां पर इनमें से कौन कौन से जाएगा,
देखो एक तो जाएगा एल्युमिनियम, क्लियर, क्या जाएगा एल्युमिनियम, और इस पर 3 पॉजिटिव चार्ज वाले होंगे। दूसरा जाएगा यहाँ सोडियम भी जाएगा, Na पॉजिटिव, ये भी जाएगा। तीसरा कौन सा जाएगा, कैल्शियम भी जाएगा, ये पॉजिटिव। जितने पॉजिटिव चार्ज हैं वो कहाँ जाएंगे, इस कैथोड टर्मिनल पर जाएंगे, कैथोड पर जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन इनमें से, इन सब में से किसका किसका क्या होना है, रिडक्शन होना है, किसका रिडक्शन होना है, एल्युमिनियम का। ऐसा क्यों, केवल एल्युमिनियम का ही रिडक्शन होगा, इनका रिडक्शन नहीं होगा। देखो यहां पर क्या होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन। जब हम वैद्युत रासायनिक सीरीज को पढ़ते हैं तो वहां पर देखा होगा हमने, है ना, कि जैसे हमने Zn और Cu को देखा, तो कह रहे थे कि इसमें जो है नहीं जी, Cu इसको विस्थापित कर पाएगा, ये नहीं कर पाएंगे, Zn ही Cu को जैसे माना है हमारे पास, देखो Cu प्लस ZnSO4, ठीक है ना, तो ये अभिक्रिया होगी, होगी बेटा या नहीं होगी, या ये देखो Zn प्लस CuSO4, ये अभिक्रिया होगी, ये वाली होगी, क्योंकि सक्रियता श्रेणी में ये ऊपर है, ये क्या कर देगा, इसको रिप्लेस कर देगा। ऐसे हमें क्या देखना पड़ेगा, वहां पर जो सक्रियता श्रेणी है वहां पर देखना पड़ेगा हमें, है ना। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा, उसका ऑक्सीडेशन होगा, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका क्या होगा, उसका अपचयन होगा, ठीक है ना। यदि रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है, तो उसका क्या होना है, देखो यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा तो उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा तो उसका क्या होगा, रिडक्शन होना है। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, इसका क्या होना है, रिडक्शन होना है, इनका कम है। जो हमारे पास क्षमताएं होती हैं उस पर निर्भर करता है, है ना। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, एल्युमिनियम का ही रिडक्शन होना है, ये सक्रियता श्रेणी हमें बताती है। कहां से पता लगा किसका में रिडक्शन होना है, तो ये सक्रियता श्रेणी में इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, इसलिए इसका रिडक्शन होना ही होना है। और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा तो उसका क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, है ना। अब देखो इन इसका हुआ तो इसका हुआ अपचयन, इसका क्या हुआ, अपचयन। यहाँ इतने में से केवल इसका ही अपचयन हो पाया, बाकी का नहीं हो पाया, बाकी इस लायक थे ही नहीं, है ना। इनकी जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो कम है, ठीक है ना। क्या बोलते हैं उसको, अपचयन क्षमता, इनकी अपचयन क्षमता कम थी इसलिए कम हो गया, इसका अपचयन क्षमता ज्यादा थी इसलिए इसका अपचयन हो गया। अब देखो दूसरे वाली कंडीशन में क्या है, दूसरी जगह कौन जाएगा, यहाँ देखो ऑक्सीजन है, ये भी जाएगा, ठीक है ना। दूसरा कौन है इसमें, और दिखाई दे रहा है जो नेगेटिव चार्ज, जैसे फ्लोरीन है, ये भी जाएगा, फ्लोरीन ये जाएगी। ये कहाँ जाएंगे, एनोड पर जाएंगे। एनोड पर कौन गया, ऑक्सीजन, टू नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। प्लस इसके साथ साथ कौन गया, फ्लोरीन गया, ठीक है ना, ये गया फ्लोरीन गया। तो इनमें से देखो बेटा, इनमें यदि देखेंगे तो जो ऑक्सीजन है इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है ऑक्सीजन का, फ्लोरीन का ज्यादा है। तो रिडक्शन पोटेंशियल इसका कम होने से इसका ऑक्सीकरण होगा। तो जो दूसरे वाली लेयर पर है, जहां क्या है, इस पर कौन है, यहाँ ऋणावेश पे कौन है, ग्रेफाइट है। तो ये क्या करता है कि कार्बन जो है क्या करेगा, इस ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा और पहले कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा, फिर क्या करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड फिर अगेन रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन से, और ये क्या बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। तो उस दूसरे टर्मिनल एनोड पर क्या होगा, एनोड पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, यहाँ पर क्या निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये ध्यान रखना बेटा कि हमने कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया होगी और एनोड पर क्या होगा। तो देखो कैथोड पर क्या बन गया, हमारे पास एल्युमिनियम प्राप्त हो गया। अब जब एल्युमिनियम प्राप्त होगा, देखो अभी हम वापस जाते हैं भाई, ठीक है ना। देखो ये एल्युमिनियम प्राप्त हो गया, थोड़ा ऊपर हो गया बेटे, ज्यादा ना ध्यान नहीं रहा मुझे।
ये देखो, है ना। इन सब ने क्या किया, यहां पर देखो एल्युमिनियम कहां प्राप्त हुआ, कहां गया एल्युमिनियम, किस पे हुआ, एनोड पर कैथोड पर, बताओ बेटा, तो मैंने अभी बताया था, कैथोड पर। कैथोड। और कैथोड कौन है, ये जो कार्बन लेयर है, ये कार्बन की जो लेयर है, ये जो है कैथोड। देखो यहाँ पर, यहाँ एल्युमिनियम जमा हो रहा है, यहाँ देखो नीचे इस पूरे विलयन में से। और जो बाकी है देखो, जो फ्लोरीन है ये चले जा रहा है ऊपर, इस पर खींचा जा रहा है। इसके बाद देखोगे ये ऑक्सीजन है, ये किस पे चलेगा, इस पे। यहाँ पर जो इसके कार्बन के पास आए, कौन कौन आया, कार्बन के पास जो आया वो आया एल्युमिनियम आया, 3 पॉजिटिव चार्ज वाला, ठीक है ना। सोडियम आया, 1 पॉजिटिव चार्ज वाला, ठीक है ना। उसके बाद और कौन था, एल्युमिनियम सोडियम, और एक एल्युमिनियम और सोडियम हुआ, यही दो तो है ना। इन दोनों में किसका हुआ, एल्युमिनियम का हुआ। तो एल्युमिनियम ने क्या किया, इससे इलेक्ट्रॉन लेकर के, ये देखो नीचे की तरफ यहाँ दिखाई दे रहा होगा आपको, ये एल्युमिनियम भरता चला जा रहा है, Al3 पॉजिटिव चार्ज। और जैसे ही इसके संपर्क में आया, इसने क्या कर दिया, एल्युमिनियम में कन्वर्ट हो गया। एल्युमिनियम में कन्वर्ट हुआ तो ये देखो, यहाँ से निकास नली बनी हुई बेटा, देखो ये निकास नली है। और यहाँ से हम एक बर्तन लगा करके इस एल्युमिनियम को, ये नीचे जमा होता है क्योंकि ये धातु के रूप में है, ये सब नीचे जमा हो जाएगा। और जो इसके साथ अशुद्धियां थी, फ्लोराइड वगैरह वगैरह, सब ऊपर चले गए, है ना। अन्य चीजें ऑक्सीजन थी वो सब ऊपर चले जाएंगे। इससे क्या हुआ, ये एल्युमिनियम इकट्ठा होता चला गया, और ये निकासी के द्वारा हम इसको बाहर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या बना सकते हैं, एल्युमिनियम हमें प्राप्त हुआ। यहाँ पर जो प्राप्त होगा ये 90 या 95% जो भी आप लोग मान के चलें, यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं शुद्ध अवस्था में हमें क्या प्राप्त हो गया, एल्युमिनियम प्राप्त हो गया, ठीक है। इसके बाद एक प्रोसेस और बचता है, और वो बचता है कौन सा वाला, लास्ट, उसको बोलते हैं हुप प्रक्रम। तो हुप प्रक्रम में क्या होता है बेटा, बाकी कुछ नहीं, आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है कि हुप प्रक्रम में जो हमारे पास क्या होगा, एल्युमिनियम होगा, वो सबसे शुद्ध अवस्था में प्राप्त हो सकता है, ठीक है ना। यदि आपको बताना होगा तो मैं कल बता दूंगा, आज टाइम बहुत हो गया, पता ही नहीं लगा, ठीक है। तो इसको मैं